अंतिम दौर दो, राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्यम वर्ग की बेबसी और गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन। इस वीडियो के ये मुख्य विषय होंगे। नेहरू जी ने अपने नज़रिए से घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उस समय की जो स्थिति थी, जो विचारधारा थी, जो माहौल थे, उस पर चर्चा की है। हम थोड़ी बहुत इसमें घटनाओं के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1914 में। जब विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, ब्रिटेन भी एक पक्ष था युद्ध का, और ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते भारतीय सेना भी इसमें सम्मिलित हुई। यानी भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका पक्षकार बन गया। इस दौर में जो भारतीय राजनीति थी वो उतार पर थी, और इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गरम दल और नरम दल में विभाजन, युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजित हो गई। नरम दल का नेतृत्व मोतीलाल नेहरू जैसे नेता कर रहे थे, और गरम दल में अरविंद घोष, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी नेतृत्व था। यानी जो 1885 में जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने एक तरह से सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी। उनका उद्देश्य ये था कि जो एक आक्रोश उपजता है भारतीय प्रजा में, वो कांग्रेस के माध्यम से निकलता रहे, हमें पता चलता रहे। लेकिन गरम दल के लोग चाहते थे कि हमें कांग्रेस को भारतीयों के हितों में, भारतीय अधिकारों के हितों में और विशेषकर स्वराज की ओर हमें बढ़ना चाहिए। इसको लेकर मतभेद हो रहा था। इसी दौर में अंग्रेज़ों ने एक कदम उठाया, बंगाल का विभाजन करके 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, और इसका बहुत ही विरोध किया गया। अंत में 1911-12 के आसपास बंगाल का विभाजन वापस तो लिया, लेकिन कहीं न कहीं एक न्यू विभाजन की पड़ ही गई बंगाल को लेकर के। जो भविष्य में आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो वो बंगाल का हिस्सा, जो पूर्वी बंगाल था, वो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और युद्ध काल में जो अन्य नियम लगा दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए, आज़ादी के आंदोलनों को लेकर के नए नए प्रतिबंध थे। इसके बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, भारतीयों को बहुत अपेक्षाएं थीं ब्रिटिश प्रशासन से कि भारतीय सेना ने उनका साथ दिया है, उनका सहयोग किया है, भारतीय प्रजा ने सहयोग किया है, तो इसके इनाम स्वरूप अवश्य ही उन्हें कुछ लाभ मिलेंगे, कुछ नीतिकारी लाभकारी जो नीतियां हैं उसका लाभ हमें भारत को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और कड़े कानून या बदले में और दमनकारी नीतियां लागू हुई, और रॉलेट एक्ट के रूप में ये कानून भारत में लागू किया गया। तो ये जो दमनकारी कानून था, इसका पूरे देश में विरोध हुआ। पंजाब में विरोध बहुत ही अधिक था। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जनता में अपमान की कड़वाहट थी। अपमान ये कि उन्होंने सहयोग किया था विश्व युद्ध में ब्रिटेन का, लेकिन हमें उन्हें बदले में क्या मिला। क्रोध का आवेश भर गया। ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरस को लगातार कुचला जा रहा था, हमारा एक तरह से मिसयूज हो रहा था, हमारा उपयोग करके, और हमारा शोषण किया जा रहा था, तो शोषण की लगातार जो निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी और बढ़ रही थी। हमारी जो जीवनी शक्ति है, क्योंकि एक जब तक आदमी को अगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है, समाज को हित नहीं हो रहा है, तो जो जीने की इच्छा है वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है। किसान वर्ग दब्बू था, वो डरा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी उपज का लाभ भी नहीं मिल रहा था, और आज भी लगभग ऐसी ही स्थितियां हैं, आप देख सकते हैं। भयभीत था। कारखाने में मज़दूरों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, ना तो उनके एक जो मानवीय सुविधाएं हैं ना तो वो मिल रही थी, ना ही उनके जो कार्य के दिवस हैं, घंटे हैं, समय है, वो भी नहीं था। तो वहाँ भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। और मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, जो इस सर्वग्रासी, सबको ग्रसित करने वाले अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, एक रोशनी फैला सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे, कि यानी मानसिक रूप से भी निराशा घर कर गई थी। कहीं से भी आशा का किरण नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे दौर में, ऐसे निराशा के अंधकार में तब गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी के ने अपनी जो शुरुआत है, एक राजनीतिक शुरुआत है आंदोलनों में
और अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत है वो दक्षिण अफ्रीका से की थी। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का एक सफल प्रयोग किया था। काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी वहाँ मिली थी। तो वो वहाँ से एक तरह से सफल आंदोलनों को का प्रयोग करने के बाद भारत में 1915 में वो वापस लौटे। यहाँ जब उन्हें भारतीय राजनीति में सम्मिलित होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भारत का भ्रमण करना चाहता हूँ, भारत को देखना चाहता हूँ, भारत को समझना चाहता हूँ। 1917 में वो बिहार के किसान लोगों द्वारा बुलाए जाने पर उन्होंने चंपारण में जो नील आंदोलन के विरुद्ध चंपारण में विद्रोह हुआ था उसका उन्होंने नेतृत्व किया और देश की राजनीति में एक ताज़ा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। वे उन्हीं की भाषा यानी जन भाषा में बोलना, उनको समझना, उनकी दयनीय स्थिति को समझना और किसानों और मज़दूरों की जो स्थिति थी उसको उन्होंने समझा और जो शोषण करने वाले थे उनको कहा कि आप इनकी पीठ से उतर जाओ, अर्थात मुक्त करो इन्हें। इस गरीबी और दुर्गति की जड़ जो है उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने जो कुछ कहा हमने उनसे ज़्यादातर बातों को आंशिक रूप से माना और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं माना, लेकिन ये एक गौण बात थी। उनकी शिक्षा का सार क्या था? तो यहाँ गांधी जी के आंदोलनों की चर्चा नहीं कर रहे हैं नेहरू जी, वो बताना चाहते हैं कि उद्देश्य क्या था उनका भारतीय राजनीति में। कि निर्भयता, आप डरो नहीं, सत्य से जुड़े रहो, कर्म से जुड़े रहो। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नज़र रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। जहाँ चारों तरफ भय व्याप्त था, व्यापक दमनकारी, क्योंकि उस जो तंत्र में जो अंग्रेज़ों का सिस्टम था उसमें भारतीय भी किसी न किसी रूप में अपने ही लोगों का शोषण करने में आगे थे। दमघोंटू भय सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले खुफिया विभाग का, कोई आप अपनी बात नहीं रख सकते, सेंसरशिप लगी हुई है और मीटिंग नहीं कर सकते कहीं। तो ये चारों तरफ एक अनजाना भय व्याप्त हो गया था। अफसरों का, ज़मींदारों का भय और ज़मींदारों के जो कारिंदे हैं, वसूली करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, उनका भय। गांव में साहूकार ही आम जनता के लिए मुसीबत बना हुआ था। कोई बैंकिंग सिस्टम तो था नहीं। अगर लोगों की ज़रूरत है और वो साहूकार से पैसा एक बार उधार लेते हैं तो वो अपने जीवन में तो क्या अगली पीढ़ी भी नहीं चुका पाती थी। इस तरह का दमन चक्र था। बेकारी, रोजगार के अवसर नहीं थे, भूखमरी जो हमेशा करीब खड़ा रहता है। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज़ उठी और उन्होंने कहा डरो मत, इस डर से हमें जीत हासिल करनी, हमें इससे लड़ना है। इस तरह लोगों के ऊपर से जो भय का काला लबादा था वो उठ गया, जो ओढ़ा हुआ था। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन एक मानसिक रूप से एक स्फूर्ति आई और लड़ने की क्षमता विकसित हुई। क्योंकि भय का झूठ से नज़दीक का संबंध होता है, क्योंकि ये जो भय उन्होंने पैदा किया था वो झूठ के सहारे बढ़ा हुआ था। जैसे जैसे झूठ और लुक छिप कर काम करने की ज़रूरत कम होती गई वैसे वैसे व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था, मानसिक परिवर्तन। गांधी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन को की जो बनावट थी पूरी तरह से बदल लिया। कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट भी गया। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं अलग अलग हुई और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय हुई। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में लिया, यानी वो उसके अध्यक्ष हुए। और कांग्रेस के लिए उन्होंने एक संविधान तैयार किया, पूरी तरह से नीतियां तैयार की। और ये संगठन या संविधान लोकतांत्रिक था पूरी तरह से, जिसमें उन्होंने किसानों का प्रवेश, मजदूरों का प्रवेश, किसान संगठन, मध्य वर्ग, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग को उन्होंने कांग्रेस से जोड़ा। जिसमें धार्मिक रूप से भी हिंदू है, मुस्लिम है और सिख है, ईसाई है, यानी सभी को इसमें जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। यानी जो कांग्रेस कुछ सीमित लोगों तक या मध्य वर्ग तक या हिंदू वर्ग तक सीमित थी, उसका विस्तार, उसका जो जनाधार है वो विस्तृत हुआ। और धीरे धीरे कांग्रेस का जो चरित्र है वो खेतिहर यानी कृषि से, मजदूर
से भी जुड़ने लगा। सभी लोग इस संगठन में शामिल होने लगे। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था कि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जाए और जिसकी पद्धति शांतिपूर्ण हो, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने बात रखें और आगे बढ़ें और डर को निकाल फेंकें। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना या प्रस्ताव करना शामिल था। यानी जो हम अंग्रेज़ों से, अंग्रेजी हुकूमत से चीज़ें कहते थे वो सिर्फ एक प्रस्ताव या बातचीत पर थी। लेकिन उन्होंने इसको एक अहिंसक कार्यवाही से जोड़ दिया जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया और जो पूरी तरह से शांतपूर्ण था। लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता उससे के आगे सिर झुकाना गांधी जी को मंजूर नहीं था। यानी एक जिद भी थी, शांतिप्रिय तरीके से अपनी जिद पूरी करना। ये नए दृष्टिकोण जो उभर कर आया था गांधी जी के कारण। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जाहिर है विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने में सक्रियता तो थी ही, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता। यानी जब भी आंदोलन शिथिल पड़ता था तो गांधी जी पूरी तरह से शांत होकर नहीं बैठते थे। वो समाज को, अपने नेतृत्व को, अपने जो कार्यकर्ताओं को अपनी ही समाज की जो बुराइयां हैं उसकी ओर रुख मोड़ देते थे जिससे कि लोग एक्टिव बने रहे। कांग्रेस के का मुख्य आधार था राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं का हल करना, दलित जातियों जो एक तरह से जो अछूत मान ली गई हैं, जो समाज के हाशिए में चली गई हैं, उसको ख़त्म करना। तो आपने ये पढ़ा होगा कि किस तरह से वो गांव में अछूत की समस्या को लेकर, मंदिर में प्रवेश की समस्या को लेकर के बढ़ते थे, गांव में पेयजल की समस्या को लेकर, साफ सफाई की समस्या को लेकर के वो आगे बढ़ते थे और उस पर काम करते थे और योजनाएं बनाते थे। इससे क्या होता था कि एक गांव से लेकर के शहर तक एक एक्टिविटी होती थी, सक्रियता बनी रहती थी और धीरे धीरे नए सिरे से आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करते थे। ये एक बहुत बड़ी रणनीति थी गांधी जी की। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। उन्होंने कहा कि हमें खिताब छोड़ देने चाहिए, जो सरकार के द्वारा मिली हुई उपाधियां हैं उनको हम छोड़ दें। तो मतलब बहुत लोगों ने तो नहीं छोड़ा, बहुत से लोगों ने इसको छोड़ा। और अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्ति ने भी सर की उपाधि त्याग दी थी, यानी लौटा दी थी। इसका असर ये हुआ कि आम जनता के मन में जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा दिए जाने वाले जो मेडल थे या उपाधियाँ थी उसके प्रति आम जनता के मन में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए। यानी जो एक लालच भरी नज़र रहती थी, सम्मान था, भय था कि ये बड़े बड़े सम्मान सूचक चीज़ें, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, उसके प्रति उत्साह ख़त्म हो गया। और जब ये एक नया हथियार था भारतीय राजनीति में, नए मापदंड और नए मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शानो शौकत जो इतना अधिक प्रभावित करती थी लोगों को, वो अब उपहासास्पद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी। मैं के मनोरंजक उदाहरण के रूप में देखूं कि जो बैंड बाजा बजाने वाले जो जिस तरह का ड्रेस पहनते हैं, कभी ये ड्रेस यहाँ के शासन का सूचक हुआ करती थी, बड़े अंग्रेज लोग अफसर पहनते थे। और आज आप देखिए कि उसी ड्रेस का नमूना उसकी क्या स्थिति है। तो ये उस दौर में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसी तरह से धीरे धीरे इन चीज़ों के प्रति सम्मान कम होने लगा। धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर, उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन, जो खादी को अपना लिया, गांधी जी की वेशभूषा को अपनाया, यानी सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगे। और उसके प्रति भी गरीबी का भाव नहीं, एक सम्मान का भाव उभर कर आने लगा। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, एक नए तौर तरीक़ों से आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से परेशानी हुई। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही वह इन लोगों से भी उनका नशा कुछ दूर तक भग गया। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है, पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे। यानी भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया किसी दूसरे ने नहीं किया। यानी भारतीय जनमानस क्या है कि
कहीं न कहीं नियतिवाद को भी मान लेता है कि अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो हमें ऐसा जीवन या इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी और हम इसको सहन करने लेंगे। वो ईश्वर से मांग करते हैं कि हमें ये इन कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता दें, जबकि वो सक्रिय होकर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसी कहीं न कहीं विचारधारा हमारे समाज और देश में है। उन्होंने हमें गाँव की ओर भेजा, गांधी जी ने, उन्होंने का मतलब गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को, नेहरू जी को भी, सभी को गाँव की ओर भेजा। कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। यानी वहाँ भी सक्रियता आ गई, एक्टिविटी होने लगी, किसानों को झकझोरा गया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था, यानी नेतृत्व वर्ग पर, नेताओं पर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरा था। पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती है, जो उन्होंने चिपटे उस देखा था, उनको सक्रिय किया और ये कहा कि ये कोई नियति नहीं है, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है, इनको बदला जा सकता है। यदि सत्ता यहाँ से, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से हटती है और स्वशासन आता है, स्वतंत्रता मिलती है, तो ये चीज़ें बदलेंगी। और वास्तव में आज़ादी के बाद ऐसा हुआ। आज हमारा संघर्ष भुखमरी से कम, हम चाहते हैं कि हम अपने संसाधनों का उचित उपयोग करना सीखें। आज आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न के रूप में, आज समझ सकते हैं इसको। हमने आगे देखिए नेहरू जी क्या कहते हैं कि हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना समझा। यानी जो किताबी ज्ञान था बड़े नेताओं का, वो व्यवहारिक हुआ। उन्होंने गाँव को देखा, गाँव को समझा और अपने देश की वास्तविक तस्वीर से वो रूबरू हुए। जो भावात्मक अनुभव हम पहले पहले हो चुके थे, उन्हें बल मिला। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामले में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत सरल थे, वो कई चीज़ों में बहुत ही नियमों का पाबंदी से पालन करते थे। उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की अवश्य कोशिश की। यानी वो चाहते कि कांग्रेस के सभी नेता इस चीज़ को समझें और फिर महसूस करें और फिर उससे आगे बढ़ें। लोगों ने उनके विचारों को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके जो बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद भी बना रहा, अलग अलग विचार रहे। दो तरह से उनके विचारों को अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद भी हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, जनता का हित कहाँ तक है। दूसरे ये कि लक्ष्य भले ही सही हो, लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। कि हम एक अच्छी लक्ष्य को या सही लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे साधन है, यानी हमारा जो तरीका है वह भी अच्छा होना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसलिए आप जानते हैं कि गांधी जी का दृष्टिकोण क्रांतिकारी आंदोलनकारियों से अलग था, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के तरीक़ों से। इसलिए ये शांतिपूर्ण तरीका उन्होंने अपनाया हुआ था कि हमारा साधन भी पवित्र हो। गांधी मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति थे। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू थे, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत या परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं था। उनके बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में जो उनके दृढ़ विश्वास है, जिनमें वो सत्य और प्रेम के नियम हैं, सत्य और अहिंसा के हैं। इन दोनों शब्दों को एक अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। यानी सत्य और अहिंसा की उन्होंने एक नई और व्यवहारिक व्याख्या की। जो धार्मिक शब्द होते हुए भी उन्होंने उसे एक व्यवहारिक एक रूप प्रदान किया। उनकी जो ये चीज़ें आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाती थी। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते थे और वो सभी धर्मों में हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। जीवन के अन्य पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी भी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। यानी उनकी जो कथनी और करनी है, जो वो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें इतना मेल होता जितना हाथ और दस्ताने में। कहने का मतलब है कि वो किसी भी आदर्श या सिद्धांत को सिर्फ किताबी आधार पर या सिर्फ ज्ञान के आधार पर कहते हों और उसका व्यवहारिकता से कोई लेना देना ना हो, या वो उनके सिद्धांत आदर्शवादी हो, ऐसा नहीं था। वो चीज़ें प्रयोग करते थे, अभ्यास करते थे और फिर उसके जो परिणाम थे वो सबके सामने प्रस्तुत होते थे और इससे एक दबाव बनता था लोगों में कि वो उनके रास्ते को अपनाएं। जिस भारत को वो अपनी इच्छाओं और आदर्शों
के अनुसार ढालने जा रहे थे, उनके बारे में उनका विचार था कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करेगा कि यह उसका देश है। यानी वो ग्रामीण क्षेत्र, मजदूर, श्रमिक, किसान, इनको प्रमुखता दे रहे हैं। यानी उनका उद्देश्य था कि आज़ादी जब भी प्राप्त होगी उसका हिस्सा जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। तो जो उनकी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है वो ग्रामीण विकास पर भी निर्भर था। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, यानी समानता का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान ने बाद में उन सिद्धांतों को स्वीकार किया जो गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबके सामने प्रस्तुत किए थे। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव से रहती हों। ऐसा भारत जिसमें छुआछूत नहीं हो, नशीली मदिरा और दवाइयों के अवसाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार होंगे, जो कि उस समय नहीं थे। यानी आधी आबादी यानी पूरी स्त्रियों की इन सब अधिकारों से भी वंचित थी जो पुरुष को प्राप्त थे। यही मेरे सपनों का भारत है, जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था। वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया। यानी हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं, हिंदू धर्म के वो सिद्धांत है जो मानवता के हित में थे, जो नैतिक मूल्य थे। सत्य के घेरे में सब धर्मों को उन्होंने शामिल कर लिया अपने। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार किया। यानी हिंदुओं का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में एक छोटे दायरे में रहना नहीं, बल्कि हिंदुत्व का या हिंदू का उनका मतलब था कि वो मानवीय मूल्य, वो विश्व बंधुत्व, भाईचारे की भावना जो सभी लोगों को अपने दायरे में रखती हो, सभी के साथ समव्यवहार करती हो। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति ना हिंदू है और ना इस्लाम, ना पूरी तरह से कुछ और ही, ये सबका मिला जुला रूप है। भारतीय संस्कृति किसी एक दिन में निर्मित नहीं हुई है, इसमें बहुत एक लंबा वक्त लगा है और सदियों की विचारधारा से मिलकर बनी हुई है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे यह मंजूर नहीं। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित भी थे। आप जानते हैं कि उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन में की थी या ब्रिटेन में, और उनका बहुत बड़ा जीवन का एक लंबा हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत हुआ है। इसलिए उन्होंने यूरोपीय समाज, पश्चिमी जगत को देखा था। आधुनिक विचारधारा से वो प्रभावित भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने सभी बातों की तरह धर्म का भी उनका अपना गौण स्थान है। एक अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है। अधभूखे का मतलब भारत, कि जहाँ भुखमरी है, जहाँ समस्याएं हैं, तो वहाँ उसका कोई अपना धर्म नहीं हो सकता। उसका एक धर्म है मानव धर्म। ना कला, ना संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही उनके लिए सुंदर है, वही उनके लिए धर्म है। आज हम सबसे पहले ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें दें और उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं यानी विलासता की वस्तुएं अपने आप आ जाएंगी। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है कि हर आंख से आंसू पोंछ लेना चाहिए हमें। अर्थात जो लोगों की जीवन के लिए न्यूनतम ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे पहले उपलब्ध होना चाहिए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, यानी गरीब आदमी के दुख दर्द को दूर करना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, भारत की सामान्य जनता को उन्होंने सम्मोहित कर लिया, एक चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित किया और सबको प्रेरित किया कि वो आज़ादी के आंदोलन में शरीक हों, उठ खड़े हों, संघर्ष करें। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी, जो उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं हो रहे थे या विचारधारा से अपना विरोधी मत रखते थे, उन तमाम तटस्थ लोगों में से जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, उनमें भी मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। वो पूर्णतः विरोध नहीं कर सकते थे। यानी उनका, उन विरोधियों का आज़ादी के आंदोलन, आज़ादी पाने का जो लक्ष्य है उसका साधन अलग हो सकता है, लेकिन गांधी जी के विचारों से विरोध उस तरह से नहीं था। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन एक
खास किस्म का अधिकार था, क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय और विद्रोही एक अनेक पक्षीय संगठन था, जिसमें तरह तरह के विचार होते थे, उनके लोगों के नेताओं की राय होती थी। उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था कि कोई भी उसे लीड करके और अपने हिसाब से चलाने लगे। उसका एक जो सांगठनिक विचार था, उसमें सभी की बातें रखी जाती थी। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे। कभी कभी वो अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। जब उनकी विचारों को स्वीकार नहीं किया जाता था, तब वो दूसरों के भी विचारों को मानते थे। इस तरह से सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया, जिसमें आप जानते हैं कि गांधी जी के कहने पर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 2 वर्ष तक एक सफल आंदोलन चला। ब्रिटिश हुकूमत काफ़ी इस तरह के आंदोलन से दबाव में थी, लेकिन वह धीरे धीरे आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। 1922 में चौरा चौरी नामक जगह पर के किसानों के जुलूस को पुलिस वालों ने रोक दिया, तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को थाने में ही जिंदा जला दिया गया था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया हिंसक रूप। और गांधी जी पर आप जानते हैं कि राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा भी हुई। लेकिन जेल में 2 वर्ष रहने के बाद वो जब बहुत ही बीमार पड़ गए, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया और उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति दे दी। तो कहने का मतलब है कि ये असहयोग आंदोलन चला और ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। उसके बाद अब दूसरा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो जिसका प्रभाव गांधी जी मतलब सरकार पर पड़ा। दबाव में सरकार आने लगी और धीरे धीरे जो उन्हें सुधार हैं उनको भारतीयों के हित में, देश के हित में करने पड़े। जो अब 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसके बारे में आप जानते होंगे। और बाद में यहाँ जो चुनाव हुए प्रांतों में, उसमें कांग्रेस ने 11 प्रांतों में सरकार भी बनाई, यानी जीत हासिल की। तो ये कांग्रेस से काफ़ी हद तक आगे बढ़ते चली गई और धीरे धीरे जो ब्रिटिश शासन की जो पकड़ थी हिंदुस्तान पे, वो कमज़ोर पड़ने लगी जब सबने तो ये इस तरह से जो बदलाव हो रहे थे वो हुआ। आगे टॉपिक है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। आप जानते हैं, आपको आज की स्थिति में पता है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ। लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने किया था। शुरुआत में जो मुस्लिम लीग का जो प्रभाव था वो ना के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कांग्रेस में लोगों को लगने लगा, मुस्लिम लोगों को, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इनका प्रभाव ज़्यादा है, तो मुस्लिम लीग की ओर बढ़ चले। और भी कई कारण थे जिसमें से मुस्लिम लीग की ओर बढ़ने लगे। 1913 से पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे, एक पॉलिटिकल लीडर थे, कांग्रेस के प्रमुख लीडर थे और बहुत से ऐसे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के उन्होंने केसेस भी लड़े उनके हित में। लेकिन वो भी, उनका भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस से मोह भंग हुआ और 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। और उनके मन में ये आने लगा कि स्वतंत्र भारत में आने वाले समय में जो मुसलमानों की स्थिति होगी वो कैसी होगी, और उनके हितों उन बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में मुसलमानों के अधिकारों को कैसे संरक्षण मिलेगा, ये अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे संरक्षण मिलेगा, उसके बारे में वो सोचने लगे। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं है, वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है। जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में न कभी उठे हैं न उठ सकते हैं। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं के ऊपर है। जातियां या तो एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी जातीय रूप से यहाँ आपसी संघर्ष या लड़ाई हो सकती है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक का होने का भाव हिंदुस्तान में नहीं है। हाँ, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक का भाव है उसको और बढ़ाया गया, उसकी खाई को बढ़ाने का प्रयास अंग्रेज़ों ने भी किया। जैसे मुसलमानों को जो सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन प्रणाली में उन्हें सीटें दे दी गई, इनकी मांग को मान लिया गया और धीरे धीरे इस चीज़ को हवा मिलती गई। राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। ये एक संकीर्ण समुदाय होता है, उनकी मनोवृत्ति बहुत संकीर्ण होती है, जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाती है।
किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने की होती है। यानी उन्होंने जो धर्म को एक आधार बनाया और उसको राजनीति का हथियार बना लिया, और जिसका दुष्परिणाम आप जानते हैं कि बाद में बहुत बुरा हुआ, देश बंटवारा हो गया। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी ताकि प्रगति के मार्ग में रुकावट को दूर किया जा सके। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनकी बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा अन्य धर्म के लोग, सिख, ईसाई आदि भी शामिल थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी, यानी उसे सभी धर्मों के बारे में कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा। मैं इसमें एक बिंदु जोड़ना चाहता हूँ। आज जैसे कि कहा जाता है कि कांग्रेस ने भारत के स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष क्यों रखा और सिर्फ हिंदुओं के लिए बात क्यों नहीं की, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जब बनकर उभरा था संगठन, तो उसमें पूरे देश को एकजुट होना था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं थी। जब तक पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं खड़ा होगा तब तक आज़ादी मिलनी संभव नहीं थी। इसलिए उस संगठन का चरित्र सार्वभौमिक, या यूं कहें कि सभी धर्मों के साथ जुड़कर रहना अनिवार्य था। अदरवाइज ये संगठन आगे हमारे देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका नहीं निभा पाता। चलिए अभी मुद्दे पर आते हैं। कांग्रेस निस्संदेह एकता चाहती थी, उसे मानकर चलती थी, पर उसे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए, उसे सिर्फ हिंदू बना दिया जाए, या उसे मुस्लिम बना दिया जाए, या उसे ईसाई बना दिया जाए। इसलिए काफ़ी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार की गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अडिग रही, और ये था राष्ट्रीय एकता और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि मुस्लिम लीग और विशेषकर जो जिन्ना का प्रभाव था, उसकी जो जिद थी मुसलमानों के पक्ष में, वो इतनी हावी हो गई कि अंततः देश बट गया। गुजरे ज़माने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया, यानी वो सैद्धांतिक रूप से वो मंचों पर ये बात रखती थी कि भारत को अखंड रखा जाए, लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। यानी वो आंतरिक रूप से कहीं न कहीं मुसलमानों को भी हवा दे रही थी, बढ़ावा दे रही थी, और उनके जो अलग पाकिस्तान का जो बाद में विचार उभर करके आया, उसको भी उन्होंने हवा दी। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती है। यानी कांग्रेस इनकी जो विभाजनकारी नीतियां थी इसके बारे में सजग थी और वो जानती थी, लोगों को आगाह भी किया। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे ये कहने लगे हैं कि शायद किसी नई व्यवस्था, ये नई व्यवस्था शब्द है, यही है भारत को दो हिस्सों में बांटने की व्यवस्था है, धार्मिक आधार पर देश का विभाजन करने की व्यवस्था, जिसकी शुरुआत उन्होंने 40 के दशक में कर दी थी। भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और बलि चढ़ भी गई बाद में। यह भी कि भारत की लोकतंत्र ठीक नहीं है, हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल ना ढूंढ सकें जो सब पार्टियों को मंजूर है। यानी ये था कि ये हल, कांग्रेस तब भी सकारात्मक थी, आशान्वित थी कि हम कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे जहां मुसलमानों को ये भय नहीं होगा कि वो अल्पसंख्यक होंगे, या उनकी जो हिस्सेदारी है सत्ता में, प्रशासन में, वो भी बनी रहेगी, और वो निश्चिंत होकर के इस देश में रहेंगे। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय हैं। इनमें कुछ यहाँ की ज़मीन की उपज हैं, कुछ को जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेज़ों ने किया। यानी कुछ चीज़ें तो पहले से यहाँ थी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उसको और अधिक उभार दिया। संख्या की दृष्टि से वो भली ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। बीते हुए दिनों में अंग्रेज़ों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की, और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। यानी हिंदू वर्ग में भी उन्होंने भेद पैदा कर दिया। हिंदू महासभा के नेतृत्व में अलग समुदाय को वो उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर दिया, अछूत की समस्या को लेकर के। यानी कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ जितना वो विभाजित कर सकते थे भारत को आज़ाद होने से पहले, उतना अंग्रेज़ों ने किया। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था। उसकी मांग का आधार सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र, यानी भारत में दो राष्ट्र का सिद्धांत, हिंदू और मुसलमान। अगर धार्मिक आधार पर राष्ट्र के विभाजन का सिद्धांत मान लिया जाए
तो नेहरू जी का मानना है कि दो ही क्यों, फिर तो और भी धर्म हैं। इस तरह से तो राष्ट्रीयता का आधार अगर धर्म मान लेंगे तो ये तो कई टुकड़ों में बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में इस देश का डेवलपमेंट होगा। यानी कई धर्मों में देश टूट जाएगा, देश का विभाजन हो जाएगा। लेकिन बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में जो राष्ट्रीय चेतना उभर करके आई, उसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सभी धर्म एकजुट हुए और एक अखंड भारत का सपना उनके मन में उभर कर आया। लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना का जो जिद थी, एक सत्ता का लालच था, स्वतंत्र भारत में एक जो अपनी बेस्ट भूमिका जो तलाश रहे थे जिन्ना, उसकी वजह से वो जिद पर अड़ गए। दो राष्ट्र के सिद्धांत, पाकिस्तान और भारत के विभाजन की अवधारणा का इससे विकास हुआ। लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। नेहरू जी चूँकि आज़ादी से पहले ये भारत की खोज लिख रहे हैं, इसलिए इसके आने वाले परिणाम को नहीं लिख पाए कि कैसे विभाजन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा आगे वाले वीडियो में अवश्य है इसमें, लेकिन यहाँ उन्होंने संकेत अवश्य कर दिया कि किस तरह से भारत दो राष्ट्रों के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ने लगा था मुस्लिम लीग के कारण। पाकिस्तान ने पाकिस्तान की स्थापना में इनका उद्देश्य, भारत की अखंडता के लिए कांग्रेस अंतिम समय तक संघर्ष करती रही, लेकिन नियति को जो मंजूर था अंततः भारत के हित में, भारतीयों के हित में और अंग्रेजी उपनिवेश से मुक्ति के हित में उन्हें स्वीकार करना पड़ा और देश को आगे ले जाना पड़ा। धन्यवाद।